हेलो ऑल, वेलकम बैक टू मेड लीगली। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे सीपीसी फुल लेक्चर सीरीज़ चल रही है। उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड कॉज ऑफ एक्शन। आज हम पार्टीज़ के नॉन जॉइंडर, जॉइंडर और नॉन जॉइंडर और साथ ही में कॉज ऑफ एक्शन की बात करेंगे। आज हम डील करेंगे ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 सीपीसी का, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं और ये प्री के लिए, मेंस के लिए और जनरल के लिए भी, अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस। जनरली जानते हैं मिस नॉन जॉइंटर क्या होता है। नॉन जॉइंटर वो होता है जो पार्टी ऑट टू भी होनी चाहिए जॉइंट बट हैज़ नॉट बीन जॉइंट। तो उस केस में हमारा केस क्या हो जाता है, नॉन जॉइंटर का। क्यों? क्योंकि हमारी रिलीफ है किसी पार्टी का अगेंस्ट, पर हमने उस पार्टी को अपनी सूट में ऐड ही नहीं किया। फाइन। मिस जॉइंटर का केस होता है जब पार्टी के अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती हमने किसी को ज्वाइन कर रखा है। वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स दैन वन and they are joined together in one suit, but the right to relief alleged to exist in each plaintiff does not arise out of the same act or transaction। ठीक है। थर्ड हमारे पास एक और नई चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मल्टीफेरियसनेस। मल्टीफेरियसनेस होता है जब मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड आपका पार्टी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मुझे चाहिए था मेस में प्रॉफिट, मुझे मीन प्रॉफिट चाहिए था किसी पार्टी से, बट मुझे चाहिए था पार्टी ए से, बट मैंने मीन प्रॉफिट का राइट जो है वो क्लेम करा पार्टी बी से। तो क्या पार्टी होनी चाहिए, पर मुझे पार्टी बी से मीन प्रॉफिट नहीं चाहिए था, मुझे पार्टी बी से पोजेशन चाहिए था, और मुझे पार्टी ए से क्या चाहिए था, मीन प्रॉफिट। मैंने अपने राइट्स क्लेम्स को उल्टा कर दिया, मैंने मांग लिया पार्टी बी से मीन प्रॉफिट और पोजेशन मांग लिया पार्टी ए से। तो ये चीज़ होती है मल्टीफेयरनेसनेस। मिस जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स एंड कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट इज टेक्निकली कॉल्ड मल्टीफेयरनेसेस। Where in a suit there are two or more defendants and causes of action, the suit will be bad for misjoinder of defendant cause of action, as different cause of actions are joined against different defendants separately. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। Moving ahead with order 1 rule 1, जो कि बात कर रहा है who may be joined as plaintiff। तो भाई all persons can be joined as plaintiff जिनके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम हो रही हो और जो सेम ट्रांजैक्शन या सेम एक्ट में हो। अगर हम डिफरेंट सूट्स लाएंगे उनके अगेंस्ट तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज होगा। उस सिचुएशन में उन सारी पार्टीज़ को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, हम उन सारी पार्टीज़ को एक ही सूट में ज्वाइन करते हैं जिनके अगेंस्ट रिलीफ या क्लेम लिया जा रहा है इन द सेम एक्ट और द सेम ट्रांजैक्शन। सेकेंडली, जहाँ पर हम डिफरेंट सूट लाएंगे पर सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ अरोज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो पार्ट है ना, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल 2 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। बिल्कुल ज़रूर हो सकता है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए, बट कोर्ट को हमने पावर दे रखी है कि अगर उसको लगता है कि अगर प्लेंटिफ का ज्वाइन करने से एम्बैरेस या डिले हो जाएगा ट्रायल, तो वो ऑर्डर कर सकता है सेपरेट ट्रायल्स। फिर हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट, ये रूल 3 में दिया है। सेम थिंग आपकी डिफेंडेंट की भी बात की है, हु ऑल मे बी ज्वाइंड अगेंस्ट in one suit or as defendant where any right or relief arising out of this transaction alleged to exist against such person। तो हम सबको ज्वाइन करेंगे और जहाँ पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अरोज होगा। 3A बात करता है सेपरेट ट्रायल की। सिमिलरली कोर्ट के पास पावर है, अगर एम्बैरेस या डिले ट्रायल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स तो वो सेपरेट ट्रायल कर देगा। रूल 9 बात करता है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की। अब क्या इफेक्ट होगा? रूल 9 बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। तो कोई भी सूट डिफीटेड नहीं होगा म्योरली बिकॉज देयर वाज मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। ठीक है, नो सूट विल बी डिफीटेड, कोई डिफीट नहीं होगा। बट देयर इज दिस प्रोवाइजो जो कहता है अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी जिसके बिना सूट प्रोसीड नहीं हो सकता, तब ज़रूर आपकी सूट क्या हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी। रूल 13 बात करता है ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन जॉइंडर ऑफ मिस जॉइंडर। अगर किसी पार्टी को लगता है कि अरे नॉन जॉइंडर है, मिस जॉइंडर है, तो कितनी जल्दी वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो ऑल ऑब्जेक्शंस एज टू दिस नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर शुड बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जिस समय आपको पता चले तब तक आपको लेना है। कब तक? देयर इज टाइम लिमिट वेयर इशूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी पर्सन को ऑब्जेक्शन लेना नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर का, तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी भी लेना है, पहली बात तो। सेकेंडली, आप ले सकते हैं ऑब्जेक्शन इश्यूज़ जब तक सेटल हो रहे हैं या उससे पहले तक।
जब अगर ऐसा हो कि भाई ऑब्जेक्शन ही मतलब ये जो इशू है एज टू नॉन जॉइंडर यही बाद में रोज़ हुआ आफ्टर इशू सेटलमेंट, तब आपको अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं, जनरल सिनारियो में नहीं. Now let's deal with the important case laws for the same. These are also the recent case laws. So कलकत्ता हाई कोर्ट आपके सामने है, जो कि कल्याण कुमार बेरा वर्सेस मिलान कुमार घुटिया एंड अदर्स 22 के केस में कहता है that the non-joinder of necessary party is a ground to reverse or substantially vary a decree in a appeal and can itself be a ground to remand a suit after setting aside the decree passed in such suit. अगर non-joinder of necessary party इफेक्ट तो बता दिया गया, क्या होगा, सेटिसाइड हो जाएगा. यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है या सब्सटैंशियली वैरी हो सकती है, साथ ही साथ कोर्ट आपका रिमांड कर सकती है सूट कि भैया आप जाइए वापस से ट्रायल करिएगा, क्योंकि नेसेसरी पार्टी को तो जॉइंडर ही नहीं किया गया था. फिर सुप्रीम कोर्ट का 2022 का डिसीजन है आपके पास, ब्रह्मपुत्रा बायोकेम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड अनदर में सुप्रीम कोर्ट वाइल सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ NCDRC which returned complaint unadjudicated due to misjoinder of parties held. If there was a misjoinder, the unnecessary party should be deleted instead of returning the complaint. What is important? अगर भाई यहाँ पर misjoinder हो रखा था तो NCDRC को रिटर्न करने से अच्छा था, रिटर्न करने से अच्छा था कि वो उस पार्टी को डिलीट कर देती. ईजी हो जाता ना वो, आप डिलीट करिए उस पार्टी को, हटा दीजिए और साथ में आप अपना रिटर्न मत करिए और प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करिए. दैट इज ब्रह्मपुत्र. प्लीज रिमेंबर, कोर्ट के पास अगर प्रोसीडिंग है तो उसको रिलायबल सब्सटैंशियल एक्ट करना चाहिए, ये नहीं कि रिटर्न कर दिया अपना काम से बच गए. फाइन. देन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बिफोर यू इन 2024 जजमेंट श्रीमती कौशल एंड अदर्स वर्सेस राजकमल एंड अदर्स, जिसमें स्टेटेड था कि क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर MV एक्ट, योर मोटर व्हीकल एक्ट कैन नॉट बी डिसमिस्ड फॉर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज. अगर नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज हुआ है तो कॉम्पनसेशन अगर क्लेम किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में तो डिसमिसल नहीं हो सकता. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड विद कॉज ऑफ एक्शन का, मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर ये सब. ऑर्डर 2 रूल 3 बात करता है जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन. सो हर एक प्लेंटिफ को मे यूनाइट, दिस इज नॉट कंपल्सरी बट मे यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और द सेम डिफेंडेंट्स जॉइंटली and any plaintiffs having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants. तो causes of action आपका plaintiffs के against और defendants के against एक साथ भी हो सकता है. Where cause of actions are united, तो jurisdiction कैसे decide करेंगे? On the aggregate, on the value of the aggregate subject matter. अगर 4 causes of action है उसकी वजह से आपका claim 20,000 तक पहुँचे, 20,000 के एग्जैक्ट 20,000 पे हम जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेंगे. ये नहीं कि कॉज ऑफ एक्शन में कि एक का 5,000 एक का 10,000 तो अकॉर्डिंगली नहीं डिसाइड होता है. रूल 4 बात करता है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. रूल 2 बात कर रहा है कि कौन से क्लेम्स आपकी रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वाइन हो सकते हैं. नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट बी जॉइंट इन द सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी except for mean profit, arrears of rent, damages for breach of any contract under which the property or any part thereof is held. तो भाई देखिए, अगर आप जा रहे हैं रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे रिकवर तो करनी है, साथ साथ आप मीन प्रॉफिट ले सकते हैं. कोई अरियर्स ऑफ रेंट है, कोई बचा हुआ आपका अनपेड रेंट है, आप वो ले सकते हैं. आप कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में था प्रॉपर्टी रिलेटेड. एनी क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, कोई भी कॉज ऑफ एक्शन पे कोई भी रिलीफ आपकी सॉर्ट हो सकती है, आप वो ले सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर और रिडेम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू पुट इनटू पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी. राइटली सर, प्रोवाइजर यहाँ पर है कि अगर कोई पर्सन सूट फाइल कर रहा है फॉर फोरक्लोजर या रिडेम्पशन, उस केस में वो पोजेशन भी मांग सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का अंडर योर मॉर्टगेज्ड वाली प्रॉपर्टी. ये तो हम TPA में भी पढ़ते हैं कि ये SRA में भी पढ़ते हैं कि जब आप जा रहे हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ में आप पोजेशन भी ले सकते हैं. सिमिलरली ओवर हियर नाउ रूल 6, जहाँ पर कोर्ट के पास पावर है सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर करने का. अगर एम्बैरेस या डिले हो रहा हो ट्रायल का या अदरवाइज इनकन्वीनियंट हो कोर्ट के लिए, तो वो सेपरेट ट्रायल के लिए भी कह सकता है, एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. रूल 7, जैसे हमने रूल वहाँ आपका 13 पढ़ा था ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, वहाँ यहाँ पर रूल 7 है आपका ऑर्डर 2 में
कि ऑल ऑब्जेक्शंस कब तक लेने हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में, सेम रूल्स वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड्स और ऑब्जेक्शंस हैव सब्सिक्वेंटली अराइजन। अगर बाद में अराइजन हुए तब आप कर सकते हो, वरना जनरल रूल ये है कि जब सेटल हो रहे हो या उससे पहले तक आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है एज टू मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन एज पर रूल 7। नाउ द इम्पॉर्टेंट केसेस बिफोर अस इज 2007 का प्रेमलता नहाता एंड अनदर वर्सेस चांदी प्रसाद सिकारिया। The main purpose of joinder is therefore to save cost, time and efforts and to make the conduct of several actions more convenient by treating them as one action। तो भाई यहाँ पर बताया गया भाई joinder of causes of action क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कोर्ट का समय बच सके, पैसा बच सके और efforts बच सके, and to make the conduct of several actions more convenient by treating as one। बार बार एक ही चीज़ को डील करने से अच्छा एक साथ हम एक ही बार में डील कर लें। The jurisdiction to consolidate arises where there are two or more matters or causes of action pending in the court, and it appears to the court that the same common question of law or fact arises in both of the suit। अगर एक जैसे ही सूट 2-3 है तो वो ज्वाइन करके क्या कहेगा कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है तो एक साथ हम ट्राई कर ले रहे हैं। Then in the last case Supreme Court B.R. Patil versus Tula Y. Sawkar 2022 जहाँ पर ऑब्जर्व हुआ दैट ऑर्डर टू रूल 3 डज नॉट कंपेल अ प्लेंटिफ टू जॉइन 2 or more cause of actions in a single suit but indeed it permits a plaintiff to join। यहाँ पर दैट इज नॉट अ कंपल्शन। रूल 3 में जहाँ बात करी जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन रिलीव की तो दैट इज नॉट अ कंपल्शन कि ज्वाइन करना चाहिए। आपने देखा हुआ मे वर्ड यूज हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर आपका परमिट किया जाता है कि प्लेंटिफ चाहे तो ज्वाइन कर सकता है बट दैट इज नॉट अ कंपल्शन। ठीक है, आई होप आपको अभी मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट केसेस आपने डील कर लिए होंगे और इसके साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, CPC लेक्चर के साथ या किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आपको पता ही होगा कि हम लोग शॉर्ट्स में आपके लिए लीगल अपडेट्स, वीकली लीगल अपडेट्स के विदिन 2 मिनट्स का वो एक अपडेट होता है जिसमें आपको 10-15 न्यूज़ पूरे लीगल की पूरी एक हफ्ते की मिल जाती है। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।